तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 4 भागों में, बी ऑप्शन है 3 भागों में, सी ऑप्शन है 2 भागों में, डी ऑप्शन है 5 भागों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल और तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा होता है आयन मंडल और पांचवा होता है बहिर्मंडल। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये किसको छानने का कार्य करता है? तो ये पारावैंगनी को छानने का कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक के द्वारा, सी ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, डी ऑप्शन है बिरचाउ के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूक्लियस यानी नाभिक शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोशिका का खोज किसने किया है? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ए ऑप्शन है नाविक, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है पादरी, डी ऑप्शन है कृषक वर्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो पादरी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन है गुणसूत्र, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है हरित लवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है तना में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है पुष्प में, डी ऑप्शन है फल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बहुखंडन किसमें होता है? ए ऑप्शन है अमीबा में,
बी ऑप्शन है हाइड्रा में, सी ऑप्शन है मलेरिया परजीवी में, डी ऑप्शन है ईस्ट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुखंडन किसमें होता है, तो बहुखंडन मलेरिया परजीवी में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है इसमें द्विखंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है मधुमेह, डी ऑप्शन है युग्मजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो युग्मजन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसे जाइगोट भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और मधुमेह रोग कब होता है, तो जब शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। ए ऑप्शन है 1 kg, बी ऑप्शन है 2 kg, सी ऑप्शन है 1.4 kg, डी ऑप्शन है 1.5 kg। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1.4 kg होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये ग्राम में कितना होगा, तो 1400 ग्राम होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कितने लीटर खून पाया जाता है। ए ऑप्शन है 4 लीटर, बी ऑप्शन है 5 लीटर, सी ऑप्शन है 3 लीटर, डी ऑप्शन है 7 लीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में कितने लीटर खून पाया जाता है, तो मनुष्य में 5 लीटर खून पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पीतरस कहां से स्रावित होती है। ए ऑप्शन है वृक्क से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है छोटी आंत से, डी ऑप्शन है बड़ी आंत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतरस कहां से स्रावित होती है, तो यकृत यानी लीवर से स्रावित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, इसे आपको याद रखना है। और वृक्क कौन सा कार्य करता है, तो ये उत्सर्जन का कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो एनीमिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है सक्रिय, सी ऑप्शन है क्रियाशील, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो जो हीलियम है ये अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय धातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो क्षारीय धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है। ए ऑप्शन है एल्कीन, बी ऑप्शन है एल्काइन, सी ऑप्शन है समअवयवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है, तो समअवयवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट का, बी ऑप्शन है 22 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 18 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 17। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरीन क्या है, तो ये गैस है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सोना किस द्रव में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है लवण में, सी ऑप्शन है जल में, डी ऑप्शन है किरोसिन तेल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस द्रव में घुलता है, तो जो सोना होता है ये अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पीतल है एक। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीतल किसका मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ताप ऊर्जा में, डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि डीजल का उपयोग कहाँ होता है। ए ऑप्शन है भारी वाहनों में, बी ऑप्शन है रेल इंजनों में, सी ऑप्शन है विद्युत उत्पादनों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डीजल का उपयोग कहाँ होता है, तो भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादनों में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि स्विच लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन है उदासीन तार में, बी ऑप्शन है ठंडे तार में, सी ऑप्शन है गर्म तार में, डी ऑप्शन है भूयोजित तार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है। ए ऑप्शन है आकर्षण, बी ऑप्शन है प्रतिकर्षण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, यानी चुंबकों के एक जैसे ध्रुवों में क्या होता है, तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के हमेशा विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुवों में हमेशा क्या होता है, तो आकर्षण होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा कौन उत्पन्न करती है। ए ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन है धारा क्षेत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा कौन उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय सिद्धांत पे, बी ऑप्शन है चुंबकीय सिद्धांत पे, सी ऑप्शन है रासायनिक सिद्धांत पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज तार होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है और इसका गलनांक कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है 1 वाट, बी ऑप्शन है 1 जूल, सी ऑप्शन है 1 कूलम्ब, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो 1 वाट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो जो जूल प्रति कूलम्ब होता है ये 1 वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है श्वेत, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नारंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो सूर्य श्वेत दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। हम आपको इसमें 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको याद नहीं होगा, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है जूल, डी ऑप्शन है ओम। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।